हमारी एंसेंट हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, यानी हम इंडियन एंसेंट को पढ़ रहे थे। तो आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने वैदिक साहित्य को देखा था, जैसे कि हमने वेदों को पढ़ा, ब्राह्मण को, आरण्य को, उपनिषद को। उपनिषद का एक और नाम भी हमने लिया था जिसका नाम है वेदांत, यानी कि हमने वैदिक साहित्य को पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जब हमने वैदिक साहित्य का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने 4 टॉपिक ऐसे पढ़े थे जो वैदिक साहित्य थे और 4 टॉपिक ऐसे पढ़े जो वैदिक साहित्य नहीं है। तो हमने वैदिक साहित्य को विस्तार से पढ़ लिया। अब वो वैदिक साहित्य के अंदर नहीं है उनको हम पढ़ेंगे। तो आज आप एक नई हेडिंग डालिए, वेदांग। हमने वैदिक साहित्य के अंदर नहीं थे, उनमें हमने 4 या 5 टॉपिक देखे थे। पहला वेदांग आपका पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, इन 5 को पढ़ा। लेकिन हम इसमें रामायण व महाभारत को हम नहीं पढ़ेंगे। हम 3 टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके वेदांग है और पुराण है और आपके ये स्मृति है। इन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए आप, वेदांग। अब हम इनको क्यों पढ़ेंगे, वेदांग को, पुराण को, स्मृति को हम इनको क्यों पढ़ेंगे? ताकि ये आपके वेद है, पुराण है, उपनिषद है, आरण्य है, ये कठिन भाषा में थे, यानी ये संस्कृत भाषा में थे जो कि कठिन थे। दार्शनिक कहते थे कि इनको आप एक जीवन काल तक पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतने मोटे हैं और इतने बड़े हैं और इतने हार्ड भी बहुत है। नहीं तो आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं इनका आप अर्थ समझ सकते हो। तब दार्शनिकों ने वेदांग की रचना की। वेदांग की रचना क्योंकि हम वैदिक साहित्य को सरलता से पढ़ा जा सके, तभी इनकी रचना की। जैसे वेदांग होते ही 6 प्रकार के हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट हैं, जो कि शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, निरुक्त है। इनके आधार पर आप वैदिक साहित्य को सरलता से पढ़ सकते हो व इनको समझ सकते हो। अब आपको पता चला कि वेदांग हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि वेदांग से वैदिक साहित्य को आसानी से पढ़ा जा सके या समझा जा सके। बात तो एक ही है। अब वेदांग कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं कि वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले आपके शिक्षा, 2 नंबर है व्याकरण, 3 नंबर है ज्योतिष, छंद, कल्प व निरुक्त। यानी आपके वेदांग हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि शिक्षा क्या, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। आपके पहला है शिक्षा। शिक्षा की एक पहली पुस्तक है जिसका नाम है प्राणिख्यात। ये शिक्षा की आपकी पहली पुस्तक है। दूसरी है व्याकरण। व्याकरण की जो पहली पुस्तक है, आपने सबने सुना होगा कि एक पाणिनि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। यानी उसमें 8 पुस्तकें दी हुई है। जो कि आपकी पहली पुस्तक है, उसमें हमें व्याकरण की जानकारी मिलती है। तो लिखो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम पुस्तक में व्याकरण की जानकारी मिलती है। फिर अगली आती है ज्योतिष। ज्योतिष की रचना की थी वो एक मुनि थे जिनका नाम है लगध मुनि। लगध मुनि ने ज्योतिष की रचना की व छंद की रचना एक कल्प मुनि ने की। इन दोनों की रचना किसने की? पहला है ज्योतिष, जिसकी रचना की लगध मुनि ने। लगध मुनि ने
रचना की। किसकी? ज्योतिष की। फिर आता है आपका छंद। छंद की रचना किसने की? छंद की रचना की पिंगल ने। पिंगल भी एक दार्शनिक थे। पिंगल ने रचना की। किसकी? आपके छंद की। फिर आता है आपके कल्प। कल्प क्या होता है? कल्प की हमें ये रचना वगैरह हम इसके कोई हमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ अवशेष वगैरह, लेकिन कल्प से हमें जो कि कर्म कांड की जानकारी मिलती है कि जैसे क्या करना चाहिए, यानी समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, उन सब की हमें जानकारी मिलती है। यानी हमें कल्प से कर्म कांड की जानकारी मिलती है। कर्म कांड की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। फिर आपका अंतिम वेदांग आता है जिसका नाम है निरुक्त। निरुक्त से हमें क्या मिलता है? जो कि वैदिक साहित्य में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ निरुक्त में समझाया गया है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं निघंटु कहते हैं। तो ये आपका है निरुक्त। आप लिखो, आप वैदिक साहित्य के अंदर, वैदिक साहित्य में कठिन शब्दों का अर्थ, कठिन शब्दों का अर्थ है जिसे आप कोष्टक में लिख लो, जिसे हम कहते हैं निघंटु, जिसे हम कहते हैं निघंटु। ये आपका जो कि एक टॉपिक हो गया जिसका नाम है वेदांग। अब एक अगला नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पुराण। यानी आपका ये वेदांग है, ये पूरा हो गया। अब आपको अंगुलियों पे याद होने चाहिए वेदांग होते हैं जो कि 6 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है शिक्षा, व्याकरण, जो कि ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। ये आपके 6 प्रकार के जो कि वेदांग हैं। अब हम आते हैं पुराण पे। एक नई हेडिंग डालो आप, पुराण। आज की क्लास में हम वैदिक साहित्य को जो कि कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। अगला जो कि अगली हेडिंग डालो जिसका नाम है पुराण। पुराण है जो कि 18 होते हैं, 18 पुराण होते हैं। और पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराण का जो कि अर्थ होता है वो होता है ऐतिहासिक आख्यान। आख्यान मतलब जो कि इतिहास में जो कि घटना हुई है वही पुराण है। पुराणों की रचना 2 बंदों ने की थी जिसका नाम है लोमहर्ष व उग्र सर्मा। 2 व्यक्तियों ने इसकी रचना की। तो इसको लिखते हैं कि इसका पहली बात, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण जो कि 18 होते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है इसका ऐतिहासिक आख्यान। एक आख्यान का मतलब आप समझ गए, घटना। फिर आता है कि इसकी रचना है जो कि 2 बंदों ने की जिसका नाम है लोमहर्ष व उग्र सर्मा ने इनकी रचना की। इसका महत्व यही है कि हमें इतिहास से क्या मिलता है, इतिहास के हमें पीछे की घटना के बारे में पता चलता है। वैसे पुराण होते 18 हैं, लेकिन हम इस क्लास में 18 को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण जो कि पुराण हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं मत्स्य पुराण क्या होता है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? पहली बात, ये मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीनतम पुराण है। तो हेडिंग डालो, पहला पुराण है आपका मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है। और
इसमें जो जानकारी मिलती है, इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इन सभी वंशों को हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें मत्स्य पुराण में शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें सिर्फ हमें एक ही साक्ष्य मिलता है, तो इनको भी लिखो कि इसमें शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ये आपका मत्स्य पुराण हो गया, सिर्फ एक लाइन का। एक एक लाइन के दूसरी हेडिंग डालो आप विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण से हमें क्या मिलता है? विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, इन सभी का हम शासनकाल और सभी हम पढ़ेंगे, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो पहले आप सिर्फ एक पॉइंट याद कर लीजिए कि विष्णु पुराण की जानकारी, विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे आप लिख लेना कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला पुराण है आपका 3 नंबर पुराण है आपका वायु पुराण। वायु पुराण से आपके जो कि गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, यानी विष्णु पुराण से मौर्य वंश की और आपके वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और मत्स्य पुराण में शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। आप ऐसे याद कर लो कि पहले मौर्य वंश आया था तो पहले मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश आया तो फिर गुप्त वंश। अगला पुराण है आपका मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण से हमें दुर्गा सप्तदशी की जो कि उल्लेख मिलता है। ये मार्कंडेय, ये एक ऋषि थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दुर्गा सप्तदशी। यानी नाम से पता चल रहा है कि इसमें लगभग दुर्गा माता के लगभग 700 के लगभग श्लोक है, इसलिए इस किताब का नाम पड़ गया, बुक का नाम पड़ गया दुर्गा सप्तदशी। यानी हमें मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तदशी की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। ये हो गया आपका वेदांत के अगला टॉपिक पुराण। अब हमारा एक अंतिम टॉपिक बचा है जिसका नाम है स्मृति, उसको भी देख लेते हैं हम। ये एकदम छोटे छोटे टॉपिक है। आपके पुराण कितने होते हैं? 18, लेकिन हमने पढ़ा कितनों को? 4 को, वो भी एक एक लाइन के थे। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक यानी अगली हेडिंग डालो आप स्मृति। अगली हेडिंग है आपकी स्मृति। स्मृति का भी मतलब होता है ऐतिहासिक, जो कि इतिहास में जो कि घटना हुई थी वो ही स्मृति है। हम स्मृति में डायरेक्ट पढ़ेंगे, स्मृति में डायरेक्ट पढ़ेंगे कि हमारी पहली स्मृति है जिसका नाम है मनुस्मृति। पहली स्मृति है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति से हमें क्या मिलता है? मनुस्मृति से हमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, यानी समाज के नियम जो कि कैसे थे, इसमें स्त्री की स्थिति कैसी थी, लोग क्या करते थे, इन सब की हमें, यानी समाज में कौन कौन से नियम थे, यानी हमें जो कि सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। और हमें क्या मिलता है? पहले ये लिखते हैं कि इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि समाज में कौन कौन से नियम थे, कैसे कैसे थे, इन सब का जो कि हमें उल्लेख है वो हमें मनुस्मृति से मिलता है। और
इसकी रचना है जो कि हमने पहले पढ़ा था कि मत्स्य पुराण में शुंग व सातवाहन वंश की हमें जानकारी मिलती है, और मनुस्मृति की रचना है जो कि शुंग व सातवाहन वंश के समय हुई थी। एक लाइन आप ये भी लिखो कि इसमें इसकी रचना है जो कि शुंग व सातवाहन वंश के समय हुई। सातवाहन वंश के समय इनकी रचना हुई। और ये सबसे प्राचीनतम जो कि स्मृति है, यहाँ पे लिख लो आप, पहली लाइन यही लिखो आप, प्राचीनतम स्मृति है। और एक जर्मन एक दार्शनिक थे जिसका नाम था नीत्शे। जर्मनी दार्शनिक थे जिनका नाम है नीत्शे। वो कहते हैं कि आप बाइबल को तो फेंक दो और मनुस्मृति को आप अपना लो। ये जो कि सेंटेंस है वो नीत्शे का है, यानी ये जर्मनी दार्शनिक थे। वो कहते हैं कि बाइबल को तो जला दो, वह मनुस्मृति को अपना लो। मनुस्मृति को अपना लो, यानी कि इसमें जो कि सामाजिक नियम है वो अच्छे ही होंगे, तभी कहता है कि मनुस्मृति को अपना लो। तो ये हो गया आपकी जो कि मनुस्मृति है, सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना है जो कि शुंग व सातवाहन वंश के समय हुई थी। और ये जर्मन दार्शनिक थे जिसका नाम है नीत्शे। वो कहता है कि बाइबल को जला लो और मनुस्मृति को अपना लो। तो ये थी आपकी जो कि मनुस्मृति। दूसरी स्मृति पढ़ते हैं हम। दूसरी स्मृति है नारद स्मृति। इसमें हमें जो कि क्या उल्लेख मिलता है, इसमें हमें जो कि मिलता है कि दासों को मुक्ति देने की जो कि हमें इनका उल्लेख मिलता है, यानी कि दासों को मुक्त करो, ये हमें इस नारद स्मृति में कहा गया है। तो लिखो, दासों की मुक्ति का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें मिलता है, यानी कि ये आपकी स्मृति हो गई। स्मृति में आपके ये दो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमने वैदिक साहित्य के जो कि वैदिक साहित्य नहीं थे उनमें हमने पढ़ लिया, जो कि पुराणों को पढ़ लिया, स्मृति को पढ़ लिया और वेदांग को पढ़ लिया। अब बचे दो कि रामायण व महाभारत, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतने, और ये आपका टॉपिक पूरा हो गया तो आपको टेलीग्राम पर इनकी क्विज भी मिलेगी। वो शाम को 7 बजे आपकी क्विज आएगी, तब आप पता लगा सकते हो कि इस टॉपिक में हमारी जो कि पकड़ है वो कितनी है, इस टॉपिक में कितनी है। और आपको सिंधु घाटी सभ्यता, आपका पहला टॉपिक एंसेंट का हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, उनकी भी आपको क्विज मिलेगी। तो आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।